Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्योरिफिकेशन का। इसके दो पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, इकोनॉमी एंड ऑटोमेशन से। प्रोसेस, इकोनॉमी एंड ऑटोमेशन में सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू एड्रेस प्रोसेस चैलेंजेस एंड टू इम्प्रूव प्रोसेस इकोनॉमी। जो डेवलपमेंट हो रहा है प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का, हमने प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स को लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट का जो यूज़ हो रहा है उसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं। तो उनका इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए कि उनके चैलेंजेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इसका इस तरीके से डेवलपमेंट, ताकि जो प्रोसेस के चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जा सके और इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके, टू इम्प्रूव प्रोसेस इकोनॉमी। तो चलिए पढ़ते हैं। As with any other downstream bioprocessing activity, the purification of protein antigens faces many challenges। जैसे कि बहुत सारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि जो प्योरिफिकेशन वाला स्टेप है, प्योरिफिकेशन का स्टेप सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। जो प्योरिफिकेशन है, खासकर प्रोटीन के हम जो एंटीजेंस का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में ही आता है और इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि प्रोटीन के प्योरिफिकेशन की प्रोसेसेस हमने पढ़ी भी हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो हमने देखे भी हैं कि कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं कि अगर आप प्योरीफाई कर रहे हैं तो उसमें सेल डेब्रिस आ जाता है या कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए, प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे किया जाए। The downstream purification process is a very complex, technically demanding and often unpredictable process। जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है प्योरिफिकेशन के लिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टेक्निकली डिमांडिंग है। इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन के द्वारा ही प्रोटीन जो है आपकी वो प्योर फॉर्म में आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल। आपको पता नहीं होता है कि आप प्योरीफाई कर रहे हैं तो एक्चुअल में प्योरीफाई होकर आपका प्रोडक्ट उतना ही मिलने वाला है। विद इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज सच एज हाई इनिशियल वॉल्यूम एंड लो टारगेट प्रोटीन टाइटर। ये देखा जाता है कि कुछ ऐसी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कि इनिशियली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो आपकी टारगेट प्रोटीन आपको प्योरीफाई करके मिलती है, प्योरीफाई करके जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका जो वॉल्यूम है वो कम है। तो इनिशियली तो बहुत सारा था, आपको तो लगता है कि आप जब इससे प्योरीफाई करेंगे आपको ढेर सारा मैटर मिलने वाला है, लेकिन ये आपको मैटर नहीं मिलता है। आपका जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम आपको बहुत कम मिलता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। जो यील्ड है उस यील्ड को भी बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। The increasing regularity requirement, that is product quality and comparability, process consistency and reproducibility। जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कंपेरेबिलिटी है, प्रोसेस कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने जो प्रोडक्ट एक्वायर किया है, जो आपको प्रोडक्ट पूरी प्रोसेस के बाद में मिला है, उसकी क्वालिटी क्या है। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंसिस्टेंट है या नहीं, और कितनी ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, प्रोसेस से कितनी ज़्यादा आपका प्रोडक्ट, कितनी ज़्यादा प्रोटीन रिप्रोड्यूस हो रही है। ये बहुत इनकी इंक्रीजिंग डिमांड है, इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट है कि प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। एंड दीज रिक्वायरमेंट्स हैज़ एडेड इवन मोर चैलेंजेस, क्योंकि अब इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना
ये बहुत बड़ा चैलेंज है टू दी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन के प्योरीफिकेशन के लिए, और उसमें भी जब आप क्वालिटी, कंपेरेबिलिटी, प्रोसेस की कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट डालते हैं तो चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज, कुछ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज होती हैं। ये क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज आर स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ यूनिट ऑपरेशंस, कंडीशंस एंड मेथड्स अप्लाइड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन क्लास। किसी भी गिवन क्लास के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में ही जो यूनिट ऑपरेशंस होती हैं उनको किन कंडीशंस में आपको रखना है, और जो उनके मॉलिकुलर लेवल पे मेथड्स को अप्लाई करते हैं, किस मेथड से प्योरीफाई कर रहे हैं, किस मेथड से आप उनकी यील्ड बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ में। The use of platform technology has allowed for rapid and economical product development. टेक्नोलॉजी, ये जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से बहुत रैपिड और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जा सकता है फ्रॉम द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू द कमर्शियलाइजेशन। और प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, क्योंकि पहले आप लेबोरेटरी स्केल पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही प्रोसेस को कमर्शियलाइज करते हैं, क्योंकि पहले आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है, और जब आप रिसर्च कर लेते हैं लेबोरेटरी लेवल पे तब आप इंडस्ट्रियल स्केल पे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जाते हैं और फाइनली उसका कमर्शियलाइजेशन होता है। The use of platform technology approach has allowed some companies to reduce the need for process alterations before full manufacturing scale up. जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज होती हैं, इससे क्या होता है, कुछ कंपनीज को या फिर ज़्यादातर कंपनीज को कह सकते हैं कि प्रोसेस के अल्ट्रेशन की जो ज़रूरत होती है उसको रिड्यूस करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई भी कंपनी है, इसने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया, तो अगर वो प्रोग्राम बना रही है तो अगर उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क किया है, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ को पहले से यूज़ किया है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, और क्या होगा, तो इसको स्केल अप करने के लिए, कमर्शियलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगा, प्रोसेस अल्ट्रेशन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोसेस को पहले ही स्टैंडर्ड बना लिया गया है कि ये प्रोसेस से ही ये प्रोडक्ट बनना है, और उसी तरीके से अच्छा रिसर्च करके प्रोडक्ट को स्केल अप किया गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इंक्लूड, कुछ बेनिफिट्स हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ के, जैसे कि फैसिलिटेटिंग रैपिड एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस डेवलपमेंट, इससे रैपिड और इकोनॉमिकल प्रोसेस का डेवलपमेंट हो सकता है, एंड स्केल अप, और प्रोसेस का स्केल अप भी इजी होता है। पोटेंशियली अलाउइंग इवेल्युएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैंडिडेट्स एंड स्पीड टू मार्केट एंट्री। अब अगर रैपिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इकोनॉमिकल प्रोसेस डेवलपमेंट है, स्केल अप अच्छा है, तो प्रोडक्ट भी अच्छे खासे अमाउंट में बनेगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और इजीली वो मार्केट में एंट्री कर पाएगा और उसकी सप्लाई हो पाएगी। दूसरा बेनिफिट प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का है रिड्यूसिंग वैलिडेशन एफर्ट बाय यूजिंग मॉड्यूलर वैलिडेशन। मॉड्यूलर वैलिडेशन की मदद से वैलिडेशन के इफेक्ट्स को भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। अगला है providing familiarity with a process that may result in more robust processes and better technology transfer from process development to manufacturing। जो भी प्रोसेस है उसके साथ में बेटर फैमिलियरिटी होती है, क्योंकि आप रिसर्च डेवलपमेंट जब करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब लेबोरेटरी स्केल पे, तो काफ़ी फैमिलियर हो जाते हैं, तो फैमिलियरिटी होती है प्रोसेस से, तो इससे आप प्रोसेस को इजीली, ये रोबस्ट प्रोसेस हो जाती है, आप इजीली स्केल अप कर पाते हैं, और ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी होती है प्रोसेस डेवलपमेंट। आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं
तो आपको उसकी प्रोसेस पहले से पता होगा, आप फैमिलियर होंगे तो इजीली प्रोसेस डेवलपमेंट कर पाएंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर के लिए. And using established vendors for raw materials and standardized waste disposal procedure. यहाँ पे established vendors raw materials के लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर्स होते हैं वो भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है. सिंगल यूज डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी. अभी हमने प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी देखी, अब देखते हैं सिंगल यूज डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी. एज कंपेयर्ड to the other areas of manufacturing, the incorporation of disposable system into downstream processing has been relatively slow. अगर अदर मैन्युफैक्चरिंग एरियाज की बात करें तो इनके अलावा जो डिस्पोजेबल सिस्टम्स होते हैं डाउन स्ट्रीम में इनका यूज़ बहुत कम होता है, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो रही, प्योरिफिकेशन हो रही है, तो उस टाइम पे डिस्पोजेबल सिस्टम्स का इनकॉर्पोरेशन बहुत ही कम किया जा रहा है. द सेविंग्स इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट with building a facility equipment with disposable bioproduction system and the reduction of overall manufacturing cost while using disposable technology have been documented. ये देखा गया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए डिस्पोजेबल बायोप्रोडक्शन सिस्टम का बहुत कम यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सेव किया जा सके. In contrast, the advantages of using disposable technology in new vaccine process development has been well recognized, where multiple new products awaits clinical development and testing. अगर देखा जाए कि डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों हमें करना चाहिए, तो हम वैक्सीन प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो जब वैक्सीन प्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो उसमें डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. ये वेल रिकग्नाइज्ड टेक्निक है वैक्सीन प्रोसेस डेवलपमेंट में. यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट्स अवेट्स क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्लिनिकल डेवलपमेंट और टेस्टिंग का वेटिंग में होते हैं कि उनकी भी क्लिनिकल ट्रायल हो, टेस्टिंग हो. तो उनके लिए जो डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी है, अगर इसका यूज़ होता है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि टेस्टिंग में कोई चीज़ फेल होती है तो आप उसको इजीली डिस्पोज भी कर पाते हैं. विदाउट द ऑप्शन ऑफ डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट, द इक्विपमेंट चेंज ओवर और क्लीनिंग वैलिडेशन कुड बी टाइम कंज्यूमिंग और बिकम अ बॉटलनेक. अगर डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इक्विपमेंट चेंज ओवर या क्लीनिंग वैलिडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. क्योंकि अगर डिस्पोजेबल है, आपने जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें, वैक्सीन को इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है. डॉक्टर एक बार इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, उसको फेंक देते हैं, दूसरी बार में दूसरा यूज़ करते हैं. अगर यहीं पे कहा जाए कि एक ही इंजेक्शन को यूज़ करना है, फिर उसको क्लीन करना है, उसके बाद में उसको दोबारा से यूज़ करना है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. इसके साथ ही ये बॉटल नेक हो जाता है. बॉटल नेक इन द सेंस बहुत कम काम का हो पाएगा. अभी डॉक्टर्स तो फिर इंजेक्शन अगर वो क्लीन कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर बॉटल नेक इसलिए बोला कि ये आप बॉटल का नेक देख रहे हैं, जैसे इसमें कि बहुत सारी बॉल्स हैं और अगर आप इससे बॉल्स निकालें तो ये हैं तो बहुत सारी, लेकिन आप एक एक करके ही निकाल पाएंगे. छोटी छोटी सी बॉल्स हैं, फिर भी आप एक एक करके ही निकाल पाएंगे. तो ऐसे ही होगा कि अगर इंजेक्शंस भी यूज़ हो रहे हैं तो बहुत कम, ऐसे तो फास्ट है, एक बार में यूज़ किया, फेंक दिया, दूसरा यूज़ किया. लेकिन अगर यहाँ पे ये डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. नेक्स्ट है सिमुलेटेड मूविंग बेड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और कंटिन्यूअस क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस.
A major challenge for chromatography is in scale up. क्रोमेटोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है स्केल अप, क्योंकि लेबोरेटरी स्केल पे तो क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छे से वर्क करती है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. When processes move out of the laboratory or pilot scale and into a production setting, the fixed bed nature of traditional column-based systems usually exhibit some constraints. जब एक पायलट स्केल या फिर लेबोरेटरी स्केल बोला जाता है इसको, यहाँ से हम प्रोडक्शन सेटिंग की तरफ पे मूव करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल की तरफ मूव करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल कॉलम बेस्ड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ इंटायर एडजॉर्बेंट बेड. जो एडजॉर्बेंट होता है, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो याद होगा, कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्रोमेटोग्राफी की बात की है डिटेल में. तो एडजॉर्बेंट बेड होता है, तो इस एडजॉर्बेंट बेड का लार्ज स्केल पे एफिशिएंट यूज़ नहीं हो पाता. इसके अलावा द लार्ज कंजप्शन ऑफ डिजॉर्बेंट, जो डिजॉर्बेंट है उसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है. जैसे कि आपने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को एडजॉर्ब कराया हुआ है, अब आपको इसे निकालना है तो आप डिजॉर्बेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिजॉर्बेंट्स का इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कंजप्शन हो जाता है. इसके अलावा द डाइल्यूटेड स्टेट ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट आप सेपरेट करते हैं उनकी डाइल्यूट स्टेट मिलती है. एंड द इंक्रीज्ड टेक्निकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लार्ज कॉलम ऑपरेशंस. टेक्निकल चैलेंजेस भी काफ़ी देखने को मिलते हैं जब आप इंडस्ट्रियल स्केल में लार्ज कॉलम्स का यूज़ करते हैं. तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं जब क्रोमेटोग्राफी का स्केल अप किया जाता है. As the productivity in upstream process continues to improve, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहती है.